नमस्कार। आज हम अपने बीएससी पार्ट थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स में जो विषय ले रहे हैं वो विषय है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। देखिएगा, कल कुछ बातें मैं आपके साथ डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि जो क्लासिकल फिजिक्स है वह मूलतः न्यूटन के नियमों के ऊपर आधारित है और हम पृथ्वी पर बैठे बैठे इसी स्थान पर ग्रह तारे सबकी उचित व्याख्या कर सकते हैं। पर ये जो व्याख्या है यह व्याख्या नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट पर है। नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट का अर्थ हुआ कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वह वेलोसिटी ऑफ लाइट से काफ़ी कम होती है। 1900 तक द्रव्य, मैटर और एनर्जी को दो अलग अलग कंसेप्ट में लिया गया और द्रव्य की गति कणों द्वारा तथा एनर्जी की गति तरंगों के द्वारा दर्शाई गई। क्लासिकल फिजिक्स के अगर हम देखें तो तीन प्रमुख भाग है। पहला भाग है क्लासिकल मैकेनिक्स। इस भाग में कर्णपिंड निकाय की गति इसके अंतर्गत दर्शाई जाती है और मूलतः यह मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को डील करती है। न्यूटन की गति के नियम, हैमिल्टोनियन, लैग्रांजियन, इन सब का रिप्रेजेंटेशन हम इसमें करते हैं। दूसरा जो क्लासिकल फिजिक्स का भाग है वो थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है और हम चूँकि सेकेंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आ रहे हैं तो हम जानते हैं कि यह फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें वर्क, एनर्जी, उनका ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब की स्टडी इसमें करते हैं। पीबीटी, इस प्रकार के रिलेशन, पदार्थ के अणु के साथ ऊष्मागतिक चर राशियों का अध्ययन इसमें नहीं होता और इसमें प्रमुख रूप से थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन और मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी को प्रमुखता मिलती है। आपको ध्यान होगा, इस जो हम स्टेट पढ़ते हैं तो उसमें पहला स्टेट एमबी स्टेट है, दूसरा बीई स्टेट है, तीसरा एफडी स्टेट है। लेकिन इस क्लासिकल फिजिक्स में जिसको प्रमुखता दी गई है वह मैक्सवेल बोल्ट्जमान रिलेशन है। क्लासिकल फिजिक्स का जो तीसरा महत्वपूर्ण भाग है वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार के सोर्स हैं, चार्ज डेंसिटी, करंट डेंसिटी, इन सब की हम स्टडी इसमें करते हैं। मैक्सवेल के चारों समीकरण का प्रतिपादन इसमें किया गया। आपने पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में, मैक्सवेल के चार समीकरण हैं। प्रथम दो समीकरण को गाउस के नियम से निकालते हैं, तीसरा समीकरण हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से और फोर्थ लॉ एम्पियर के नियम को मॉडिफाइड करके ज्ञात किया जाता है। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत प्रतिपादित किया और वैज्ञानिक हर्ट्ज ने 1867 में प्रायोगिक रूप से इसका सत्यापन कर दर्शाया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में परावर्तन और अपवर्तन इस प्रकार के गुणधर्म होते हैं। फिजिक्स के डेवलपमेंट में 1900 के बाद का जो समय है वह बहुत क्रांतिकारी है। 1900 के अंत तक
इन तीनों वर्गों के आधार पर ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से फिजिक्स के जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी नेचुरल इवेंट्स हैं, हम सभी को एक्सप्लेन कर सकेंगे. ऑल आर एक्सप्लेनेबल ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज कैटेगरीज. बट आफ्टर 1900 देयर वाज ए ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट. एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ. हमें ध्यान है आइंस्टीन 1905 में जनरल थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंसेप्ट दिया गया, का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया. और इस सिद्धांत में न्यूटन मैकेनिक्स ऑब्जेक्ट के अंतर्गत जब ऑब्जेक्ट की हाई वेलोसिटी हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट को अप्रोच करने लगे, तो न्यूटन्स लॉज की वैलिडिटी नहीं रह पाती. दूसरा जो परिवर्तन हुआ वह था कि वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल फिजिक्स सीज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल. माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर के इसकी वैलिडिटी नहीं रह पाती है. एंड several new concepts had to invoke to describe, for example, structure of atom, molecule, interaction of light, black body radiations, stability of atom, atomic spectroscopy, photoelectric effect, Compton effect, pair production, Raman effect, and the splitting of spectrum line by using electric and magnetic field. The effects is called Stork effect and Zeeman effect. There are several new concepts which need for the explanation of some new development. First real breakthrough came on 14 December 1900 when German physicist Max Planck introduced the concept of quantum in energy. He is the first scientist who used this word, quantize, quantum. In his efforts to explain the phenomena of black body radiation, he succeeded in reproducing the experimental result only after postulating that energy exchange between the radiation and surrounding takes place in discrete in quantum amount. He argued that energy exchange between the electromagnetic wave of frequency nu and matter occur only in integral multifilar of h nu, which he called the energy of quantum. The quantization of electromagnetic radiation turned out to be an idea with far-reaching consequence, and for this concept he got a Nobel Prize in 1918. मैक्स प्लांक ने मूलतः क्वांटम मैकेनिक्स की फाउंडेशन रख दी थी और उन्होंने बताया कि एनर्जी क्वांटाइज होती है, एच न्यू के मल्टीपल में होगी. 1905 में आइंस्टीन ने इस प्लांक की अभिधारणा का प्रयोग किया और प्रयोग करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक बहुत सक्सेसफुल इंटरप्रिटेशन दिया गया और उन्होंने कहा कि प्रकाश, फोटोन जिनकी ऊर्जा एच न्यू है कि बंडल फॉर्म में है, अर्थात लाइट इज मेड ऑफ डिस्क्रीट बिट ऑफ एनर्जी, सम टिनी पार्टिकल विच ही कॉल्ड एज फोटॉन्स. 1887 में हर्ट्ज द्वारा जो कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इस प्रकार के पाए गए, उन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की आइंस्टीन के द्वारा सुंदर व्याख्या की गई. और हमको फिजिक्स का स्टूडेंट होने के नाते ये ध्यान होना चाहिए कि आइंस्टीन को इस कार्य के लिए नोबेल प्राइज़ मिला 1921 में. आइंस्टीन ने 1905 में 3 रिसर्च पेपर नेचर में दिए थे. उनमें से ये तीसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो पूरा का पूरा
प्लैंक्स रेडिएशन लॉ एंड इट्स पोस्टुलेट्स पर आधारित था। फिर 1911 में रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए गए और उन्होंने परमाणुीय नाभिकीय के प्रायोगिक का सत्यापन किया। उन्होंने बताया नाभिक है जिसमें धनावेश केंद्रित है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में गति करता है। 1911 में रदरफोर्ड के द्वारा परमाणुीय नाभिक के भौतिक सत्यापन के पश्चात 1913 में फिर नील्स बोर ने रदरफोर्ड का एटम मॉडल और मैक्स प्लैंक्स क्वांटम अभिधारणा तथा आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या को शामिल करके फोटोन अभिधारणा का प्रयोग करके हाइड्रोजन एटम का मॉडल दिया। उन्होंने बताया कि emission and absorption of the radiation takes place in discrete amount of h nu because it results from transition of atom between its various discrete energy states. This work provides a satisfactory explanation of the several outstanding problems such as atomic stability and atomic spectroscopy. And Niels Bohr got a Nobel Prize in 1922. 1923 में वैज्ञानिक कॉम्पटन के द्वारा उनका जो रिसर्च वर्क था वो एक्सरेज पर सेंट्रलाइज था। उन्होंने मोनोक्रोमेटिक और हाई फ्रीक्वेंसी के एक्सरेज को मेटल के ऊपर इंसिडेंट कराया और फिर स्कैटरिंग का अध्ययन किया और स्कैटरिंग में उन्होंने देखा कि जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन आ रहा है और इस परिवर्तन को उन्होंने कॉम्पटन प्रभाव के रूप में कहा है। इस परिवर्तन को उन्होंने कॉम्पटन प्रभाव के रूप में कहा है। एंड ही आल्सो गॉट ए नोबेल प्राइज इन 1927। और इस प्रकार से कॉम्पटन ने भी प्रकाश के कण की स्वरूप कण प्रवृत्ति को कन्फर्म किया। हम सबको ध्यान होगा, विज्ञान के हम पिछले समय से अध्ययन कर रहे हैं। 1927 में कॉम्पटन प्रभाव के बाद 28 फरवरी 1928 को भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन सीवी रमन ने अपना रमन प्रभाव दिया। दुनिया ने उनको स्वीकार किया और चूंकि ये 28 फरवरी को दिया गया था इसलिए हम भारत में 28 फरवरी को ही विज्ञान दिवस मनाते हैं और सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ मिला है 1930 में। इतने सब प्रभावों के द्वारा ये स्पष्ट हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कण स्वरूप दर्शाती है। 1923 में डी ब्रॉगली introduced the concept not only does radiation exhibit particle like behavior but conversely material particle themselves display wave-like behavior, confirming experimentally in 1927 by Davison and Germer. उन्होंने इस प्रकार से ड्वेल नेचर की बात कही। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लांक्स के पश्चात इस विषय को पूर्ण विकसित होने में लगभग 25 बरस लग गए और फिर लगभग 25 बरस के बाद श्रोडिंजर, हाइजेनबर्ग, ड्राक द्वारा अलग अलग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करके इसका मॉडल विकसित किया गया और साइंटिस्ट ड्राक ने एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस की 1928 में डिक्लेयर किया, प्रिडिक्शन कर दिया था और ये उनका ये प्रिडिक्शन आफ्टर 4 ईयर हिज प्रिडिक्शन वाज डिस्कवर्ड। तो इस विषय को डेवलप होने में 25-30 बरस का इतना समय लगा। आज स्थिति क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स का आज बेहद उपयोग है। क्वांटम मैकेनिक्स इज सपोज टू बी द फाउंडेशन ऑफ ऑल मॉडर्न फिजिक्स।
quantum mechanics is only valid framework for describing microphysical world, physics of solid, laser, semiconductor, superconductor, plasma, nuclear, particle physics. It is the basis of modern physics, and it is also considered to be foundation. It is also considered to be foundation of chemistry and biology too. So this is how this quantum mechanics develop and originate, and from tomorrow we shall discuss black body radiation respectively. Thank you.